हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ने पहली एमटीपी निकाल दी। ये एमटीपी मेरे हिसाब से तो क्वाइट इजी है और क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस। पहले आज अपन इनकम टैक्स का पार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला, मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के मैराथन्स ले लिए। मैराथन्स अपलोडेड है, ठीक है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। अब मैराथन्स और रिवीजन लेक्चर्स में जो मैंने पीडीएफ यूज किया है, जो समरी नोट्स मेरे यूज किए हैं, वो समरी नोट्स अवेल करने के आज लास्ट डे ऑफर है, फ्लैश सेल है सर, जहाँ 68 रुपीज में वो आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने आज ये ऑफर अवेल नहीं किया तो सर आपका लॉस, क्योंकि बाद में यही पीडीएफ यही समरी बुक आपको 1350 में मिलेगी सर। तो बहुत अच्छा मौका है, लास्ट डे आज, ऑफर अवेल करो। टेलीग्राम में लिंक शेयर्ड है। ठीक, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन बनाते हैं सर। ठीक है, मैंने आप लोगों को केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका सिखाया था और पढ़ने का तरीका ये था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से हमारे दिमाग में एक क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कि हमें किस तरीके से मूव करना है। उससे फायदा ये होता है सर कि एग्जाम में एक पाथ प्रोवाइड करते हैं हम क्वेश्चन में सर। उससे दिमाग को क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, नहीं तो वो ना सब प्रोविजंस पे घूमता है। अभी मैं आपको देखना है एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो नीचे देखो ये लाइन दी हुई है, मिस्टर राजा वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब 115 बीएससी ऑप्ट करने वाली बात है, ये तो ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है सर। तो देखो, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस, आपसे पूछ रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ा ना मैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि अब मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस इस क्वेश्चन में सोचना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी क्लियर हो गया भाई। उसके बाद व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन, तो आपको कैपिटल गेन भी बताना है। तो ये तीन चीजें इस क्वेश्चन में। आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है, मिस्टर राजा एन इंडियन सिटीजन एज 61 ईयर, एज तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है सर, हैज सेट अप हिज बिजनेस इन कनाडा एंड इज रिसाइडिंग इन कनाडा सिंस 2009। तो ये कनाडा में 2009 से। he owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent। ठीक है भाई। he purchased a flat in Delhi on 13/10/2019. He has taken a loan from Canara Bank in India of 34 lakh for the purchase of this flat. The interest on such loan for the financial year 23-24 is 3,14,000 and the principal repayment was 80,000। ठीक है, मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर डिडक्शन वाली बातें हैं और 80EEA की डिडक्शन है सर, और प्रिंसिपल रिपेमेंट मतलब 80C की डिडक्शन है। मैं आपको भले ही एक बार रेफरेंस के लिए बता दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इररिलेवेंट, क्योंकि सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चल रहा है, डिडक्शन तो मिलती नहीं है सर। बट ठीक है, मैंने बता दिया, इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन में चेंज किया तो हमें ध्यान होना चाहिए कि सर इसमें ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल रिपेमेंट की 80,000 मिलना नहीं है सर। Mr. Raja has given his flat on a monthly rent of 32,500 since April 2023. Okay. Annual property tax of the flat was 40,000, which is paid by Mr. Raja whenever he comes to India to meet his parents. तो भैया हम IHP की इनकम तो निकाल सकते सर। तो IHP की इनकम कैसे निकालेंगे सर, ये रेंट पे करता है सर 32,500, 12 महीने का कितना हो जाएगा सर, 32,500, अरे यार 32,500 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 3,90,000। ठीक, हाँ, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स 40,000 है सर। ठीक, तो ये आ जाएगा 3,50,000। ठीक, अभी आगे पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमें पता है सर 30% है, तो ये आ जाएगा इसका 30%, 3,50,000 का 30% 1,05,000। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। इंटरेस्ट भी था सर, इंटरेस्ट 3,14,000। अब एक स्टूडेंट बोला सर क्या ये इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा सर। क्यों, लेट आउट प्रॉपर्टी, इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो 115 बीएससी में इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। तो ये आ जाएगा सर इंटरेस्ट आपको मिल गया सर 3,14,000। तो ये आप माइनस कर लोगे 3,14,000, तो ये आ जाएगा 69,000 का लॉस। IHP में लॉस आ रहा है और 115 बीएससी है, थोड़ा ध्यान रखना सर। आगे पढ़ते हैं। Mr. Raja, whenever he comes to India to meet his parent, Mr. Raja visited India for 124 days during the previous year. Visit का केस है 124 days है, तो 120 days देखते हैं प्लस 365 days preceding 4 previous year, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्लस इसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए। अभी तो लॉस है, आगे देख लेते हैं और इनकम दिख गई तो। ठीक है,
he had a house in Ranchi which was sold in May 2021. In respect of the house, he received an arrears of rent 2,96,000. इसका 30% माइनस करो और माइनस करके कितना आएगा 2,96,000. इसका 30% माइनस किया तो ये आ गया सर 2,07200. लो भाई IHP में इनकम भी दिख गई सर 2,07200. अब इन दोनों को एडजस्ट किया तो मेरा IHP में आ गया 1,38200. एक स्टूडेंट बोला सर IHP का लॉस है 115 BSc में एडजस्ट नहीं होता, अदर हेड में नहीं होता, IHP में तो होगा. IHP में तो एडजस्ट करोगे तो IHP की तो इनकम निकल गई. इसके बाद ये मेरे को कैपिटल गेन दिख रहा है सर, और इसके बाद नीचे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से और कुछ कहानी भी नहीं है. तो सर IHP की इनकम तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में. लो भाई सेकंड वाला पहले निकल गया. अब कैपिटल गेन देखो सर. Mr. Raja sold 10,000 listed share of 480 rupees per share of A Limited on an Indian company on 15/9/2023, which he acquired on 5/4/2017 at the rate of 100 rupees per share. STT was paid both at the time of acquisition as well as at the time of transfer of shares. Oh my God! Acquire किया 31 जनवरी 2018 के पहले. लड़ाई होने वाली है सर. फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे सर, कितनी लेंगे? हाईएस्ट प्राइस लेंगे, याद रखना. एवरेज मत ले लेना, एवरेज ईसॉप में लेते हैं सर, ये हाईएस्ट प्राइस लेते हैं, ध्यान रखना. तो इस केस में हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, और लड़ाई ऐसी होगी सर. पहले स्टेप 1 लिखो. स्टेप 1 क्या होता है? कॉस्ट. कितना मिली है भैया? 100. स्टेप 2 के अंदर पहला आता है फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 300. दूसरा ये सेल कंसिडरेशन कितना है? 480. दोनों में विच एवर इज लोअर. पेन हाँ, दोनों में विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 300. इसको कंपेयर करेंगे 100 से. दोनों में विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 300. तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 300. बेचा कितने में? 480. 300 कॉस्ट, तो बचा कितना? 180. 180 इंटू 10,000 शेयर्स कितना आ जाएगा सर? 18 लाख. तो इसकी इनकम इंडिया से हो गई 15 लाख से ज्यादा. तो ये हो गया रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. और क्वेश्चन में हमें कैपिटल गेन की भी इनकम पूछा था, तो हमें तो एक साथ 2 आंसर मिल गए सर. समझ आया? सिंपल इजी क्वेश्चन था ये. आई होप समझ आ गया होगा. आओ सेकेंड वाला केस सिनेरियो देखते हैं. फिर से वही बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सर. मिस्टर अनेश शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 BSc. शिफ्ट आउट मतलब ये नॉर्मल में चल रहा है. ओके. बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. भाई देखो उसके बाद क्या बोला? पहले अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालना है. लो भाई अच्छा हुआ, वैसे भी चैप्टर 6 से डिडक्शन तभी मिलती जब ये 115 BSc से बाहर होता. अगर 115 BSc लेता तो नहीं मिलती. उसके बाद TDS वाली कुछ बातें हैं, ठीक है, देख लेंगे. और 234B का इंटरेस्ट निकालना है सर. इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा सर? ठीक है, ओके. आओ केस सिनेरियो पढ़ते हैं. मिस्टर अने एज 52 years is a CEO of XYZ Enterprise Limited. During the previous year 23-24, he earned a salary of 1,65 lakh and a long-term capital gain on the sale of listed share. STT paid amounted to rupees 1,65,100. He earned an interest of 4,82,778 on saving bank account. इसका तो पता चल गया सर. ATTTA ले लेंगे सर, हम 10,000 रुपए ले लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है. एक काम करते हैं, कंप्यूट करना ही चालू कर लेते हैं. एक पेज ऐड करेंगे, लिखते हैं सर. पहला सैलरी, अब 1,65 लाख है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो लेना पड़ेगा. 1,65 लाख माइनस 50,000, ये आ जाएगा 1,64,50,000. ठीक है. उसके बाद अपन को दिखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कहानी है सर. ये लॉन्ग टर्म है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, याद होगा 112A. 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है तो 6,500 हो जाएगा सर. ठीक है. फिर हमें अगला क्या दिखा था? इंटरेस्ट दिखा था सर. कितना दिखा था? 482,778. तो इसको लिख लेते 482,778. ठीक. इसके बाद आगे कहानी और बढ़ाते हैं. देखो, further he provide the following other information for filing of return of income. He does not receive HRA from his employer. Okay. Mr. Anet took a loan from an SBI for repair of his house, self-occupied at Delhi, and paid an interest on such borrowing at 80,000. Self-occupied है, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते हो? 30,000. तो इतने का ही तो IHP में लॉस आ जाएगा. लो भैया, IHP का 30,000 का लॉस भी दिख गया. अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर आप एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिख के कंप्यूट क्यों करते जा रहे हो? रीजन ये है, मेरे को 234B का इंटरेस्ट बोला है.
इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे को टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी के लिए मेरे को टोटल इनकम चाहिए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में ऐसे कंप्यूट करते जा रहा हूँ शुरू में ही पढ़ते पढ़ते, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है 1,50,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये मिल गया मेरे को ATC। एक काम करते हैं, डिडक्शन भी लिख लेते हैं सर, ये ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें माइनस कर देंगे डिडक्शन, क्योंकि हमसे डिडक्शन भी पूछा ही है। ATC की मिल गई एक 1,50,000, एक मिल गई एक मेरे को ATTTA 10,000। सर सीक्वेंस का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रफ वर्क है, MCQ है। ठीक है, मिस्टर अने हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ पॉलिसी टेकन फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज ब्रदर, सर 80D की बातें होने वाली है, और ब्रदर का तो नहीं मिलता, पेरेंट्स का मिल जाएगा, सेल्फ एंड हिज वाइफ का मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी है क्या, देख लेते हैं। He has also incurred 6,400 towards preventive health checkup of his wife in cash। तो भैया वाइफ का कितना कर सकता था, ये मैक्सिमम 4,000 और कर सकता था, भले इसने 6,400 किया है बट 4,000 ही मिलेगा, तो इसको टोटल ऐड किया तो कितना आएगा 17670 प्लस 21,000 प्लस 4,000, तो ये आ रहा है सर 42670। ठीक है, 42670। लो भाई एक और डिडक्शन मिल गई, 80D 42670, और कुछ है नहीं। ठीक, इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। He has deposited 1 लाख टुवर्ड्स PPF, ATC में मिलता है, बट सर ATC में तो हम वैसे ही 1,50,000 मैक्सिमम क्लेम कर चुके। He has also deposited 50,000 and 2,50,000 towards Tier 1 and Tier 2 NPS। वेरी नाइस सर, Tier 1 Tier 2 NPS है, आप उसमें क्लेम करते हो 80CCD, अरे यार 80CCD, और अगर आपको 80CCD याद हो तो सर 80CCE भी तो पिक्चर में आ जाता है सर, और वो बोलता है सर 80C ट्रिपल CCD तीनों मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्लेम कर भी लोगे 50 और 2,50,000, तो दिक्कत यहीं पर आने वाली है, बात तो यहीं पर आके अटकेगी कि सर 1,50,000 से ज्यादा नहीं होने वाला है। बट एक बात और है सर कि अगर आपको याद हो तो 80CCD 1B जो है वो एडिशनल जो 50,000 है, ये एडिशनल अपन 50,000 क्लेम कर सकते हैं, ये एडिशनल 50,000 अपन क्लेम कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 80CCD 1B जो है एडिशनल 50,000, ये हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये 1,50,000 की लिमिट में नहीं आता, और ये C नहीं है, सिर्फ CCDB है इसमें। ठीक है, ये तो हम रफ कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें तो एग्जाम में दिखाना नहीं है ना सर। He has paid 5,30,000 एज एडवांस टैक्स, इसने एडवांस टैक्स पे किया 5,30,000 का। ठीक है, काम आएगा सर। इस एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड TDS, ये तो डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है, और वो बोल रहा है बाकी रिटर्न फाइल करते टाइम कर दूंगा, तो डिडक्शन हमें पता चल गई। ठीक है, अब हमें एक चीज की बात और है, ठीक है, एक बात और है यहाँ पर। अब एक बात ध्यान देना, ध्यान से सुनना और समझना। सर इसने Tier 1 एंड Tier 2 में कंट्रीब्यूट किया है, ये क्लियर है। Tier 1 में जो इसने कंट्रीब्यूट किया है वो 50,000 किया है, और Tier 2 में 2,50,000 किया है। ठीक, Tier 1 जो है 80CCD में कवर है, ये क्लियर है। तो 80CCD में उसने 50,000 किया है कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये 50,000 तो ऑलरेडी इसने कंट्रीब्यूट किया जो इसको मिल गया है। ठीक, मैं आपको समझाता हूं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, एक स्टूडेंट को ध्यान देना। तो ये जो 50,000 एडिशनल अपन जो क्लेम करते हैं, वो बेनिफिट तो हम यहीं पर अवेल कर चुके हैं, पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो इस कारण से इस क्वेश्चन में ये अलग से आप क्लेम नहीं करने जाओगे। समझो मेरी बात, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है एक स्टूडेंट से कि इसको भी अलग से क्लेम करने जाए। यहां पर आप इसको अलग से क्लेम करने नहीं जाओगे, क्योंकि आपने 50 ही कंट्रीब्यूट किया है, और 50 ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो वो बेनिफिट हम क्लेम कर चुके ऊपर, तो यही 3 डिडक्शन आएगी, और अलग से कोई डिडक्शन हमें नहीं लेना है, ये चीज का ध्यान रखना। इसमें ये गड़बड़ होने के बेहद चांसेस है। तो डिडक्शन में हमारा ये 3 ही आएगा सर, और ये 3 को मिला के डिडक्शन कितनी आ जाएगी, ये आएगी हमारी 42670 प्लस 10,000 प्लस 1,50,000, ये आ जाएगा सर डिडक्शन टोटल 202,670। इतनी ही डिडक्शन आएगी हमारी। सर कई लोग इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें डिडक्शन बोला था, ये हमारी डिडक्शन तो मिल गई सर। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन हमें मिल गई। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भी निकाल लेते सर। 1,64,50,000 प्लस 6,500 प्लस 482,778 माइनस 30,000, ये आ रहा है सर 169,09278।
ठीक है, इसमें माइनस कर लो डिडक्शन, -202670, तो ये आ जाएगा सर 1670608, ये आ गया, ये हमारा टोटल इनकम आ गया। ठीक, इसमें हम टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक, तो टैक्स लाइबिलिटी में मैंने 10 लाख हटा दिया पहले, फिर बचे में 30%, फिर प्लस 112500 प्लस 15% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो ये टैक्स आ रहा है मेरा 5770081। ठीक, ये मेरा टैक्स आया। इस टैक्स में हम पहले माइनस कर लेंगे सर कितना हमने टीडीएस पे किया है। टीडीएस पे किया, कितना पे किया यार, 51,89,000, तो 51,89,000 हमने टीडीएस पे किया है, तो माइनस क्या 51,89,000, तो ये आ रहा है सर 581081, ये आ गया सर। अब इसका 90% याद है ना सर, 234B, इसका 90%, इसका 90% किया तो ये आया 522,973, ये आ गया सर। इतना आपको एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए था। आपने पे कितना किया सर, आपने एडवांस टैक्स पे किया 5,30,000, तो क्या आपने एडवांस टैक्स इससे ज्यादा पे कर दिया है? यस सर, आपने इससे ज्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो उस केस में इंटरेस्ट वाली बात तो आएगी ही नहीं। लो भैया, ये क्वेश्चन का आंसर मिला। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, टीडीएस वाली बात। एज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन अलोन दैट मिस्टर अने पेज रेंट ऑफ 65,000 per month for his rented house at Mumbai to Mr. C at a resident individual. Is Mr. Ane liable to deduct TDS on such rent? सर हम पढ़ के आए हैं, मिस्टर अने जो है वो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो इसके ऊपर 194I तो एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में 194IB एप्लीकेबल हो जाएगा। और IB ये बोलता है सर कि 50,000 से ज्यादा अगर रेंट है इंडिविजुअल और HUF के केस में, तो उस केस में 5% TDS। तो सर इसका तो 65,000 इंटू 12 इंटू 5%, ये आ रहा है सर 39,000, तो ये रहा सर 39,000। यस, मिस्टर अने इज लायबल टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 5%, 39,000 पे, 39,000 TDS का अमाउंट है। समझ आया? 194IB एप्लीकेबल हुआ, आई एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सैलरीड पर्सन है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आओ आगे बढ़ते हैं। On 2010-2023, Pia gets a gift of 20 lakh from her father's friend. On the same day, the amount is deposited as fixed deposit in Pia's bank account. On the said amount, interest of 13,000 was earned during the previous year 23-24, in whose end the income of Pia shall be taxable. Father mother जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी सर, इसकी इनकम इंक्लूड करने के पहले उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। Also compute the amount of income that shall be chargeable to tax if both the parents pay tax under default tax regime. तो 1500 का जो 1032 में मिलता था वो नहीं मिलेगा, तो पूरा 20,13,000 टैक्सेबल होगा सर। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट देख लेते सर, फादर्स के हाथ में नहीं सर, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन सर जिसकी इनकम हायर होगी बिफोर क्लबिंग उसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखो, रोहित अ रेसिडेंट इंडियन हैज इंकर्ड 15,000 फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर हु इज अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी हम पढ़ के आए सर, 80DD की कहानी है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपको क्या 1,25,000 मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। तो आपसे एलिजिबल डिडक्शन ही पूछ रहे 80DD की, तो 1,25,000। समझ आया? ये मैंने आपको सर इनकम टैक्स वाले पार्ट का केस सिनेरियो और MCQ करवा दिया। अब इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव करेंगे आज रात को अपन। ठीक है, तो तैयार रहना, फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक करना, और जल्दी से वो PDF सर वो ऑफर अवेल कर लो फ्लैश सेल का, इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा सर। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।